आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जिट वेस्ट, जिसे लिखा है मोहसिन हामिद ने। तो सबसे पहले हम राइटर का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। मोहसिन हामिद एक ब्रिटिश पाकिस्तानी नॉवलिस्ट हैं जो कि 23 जुलाई 1971 को लाहौर में पैदा हुए। ये एक राइटर और एक ब्रांड कंसल्टेंट के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा ब्रिटेन में गुजारा है और वो फ्रिक्वेंटली पाकिस्तान आते रहते थे। इन्होंने ज़्यादातर फिक्शन नावल लिखे। उनके नावल्स को अवार्ड्स और नोटेबल बुक्स का टाइटल भी मिलता रहा। उनके पास डुअल सिटीजनशिप है। 2004 में ये वुल्फ ऑलियंस के ब्रांड कंसल्टेंट के तौर पर मुंतखब हुए। लेटर ऑन उन्होंने वुल्फ ऑलियंस के लंदन ऑफिस में एमडी के तौर पर अपनी सर्विस पेश की और साथ में अपनी राइटिंग को भी जारी रखा। नोटेबल वर्क्स में जो वर्क शामिल हैं वो फॉलोइंग हैं: मोथ स्मोक 2000 में ये पब्लिश हुआ नावल है। उसके बाद द रेलुकेंट फंडामेंटलिस्ट ये 2007 में, हाउ टू गेट फिल्दी रिच इन राइजिंग एशिया 2013, डिस्टेंट एंड इट्स सिविलाइजेशन 2014 एंड एग्जिट वेस्ट 2017। अब हम जो नावल डिस्कस करना है एग्जिट वेस्ट, उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एग्जिट वेस्ट एक नावल है जो कि मोहसिन हामिद ने 2017 में लिखा। ये हामिद का 4th नावल है। इस नावल को इमिग्रेशन और रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स यानी बाउंड्रीज को सेटल करना और उसके जो मिसाइल होते हैं इस जैसी थीम पर लिखा गया। इसे इंग्लिश ज़ुबान में लिखा गया। ये 229 पेजेस पर कंसिस्ट है और इसे लॉस एंजलिस टाइम्स की तरफ से बुक प्राइज़ फॉर फिक्शन का इनाम भी मिला। फिक्शन आपको पता है क्या होता है कि जो इमेजरी थिंग्स होती हैं उनको नावल के अंदर जो है डिपिक्ट किया जाता है, यानी नॉट रियल। ठीक है। और 2017 की 10 बेस्ट बुक में भी इसे न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से शामिल किया गया और 2019 में होने वाले इंटरनेशनल IMPAC इम्पैक्ट की तरफ से शॉर्टलिस्ट भी किया गया। मोहसिन हामिद की इस नावल को दूसरे राइटर्स और फेमस नावलिस्ट के ज़रिए प्रेज्ड भी किया गया। ये नावल एक यंग कपल के बारे में है जो कि अननेम्ड सिटी में रहते हैं जहाँ पर सिविल वार जारी है, जिसकी वजह से इन दोनों की जो माइग्रेशन, इन दोनों को क्या करना पड़ता है, माइग्रेशन करती पड़ती है। इस दौरान इनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जिनको इस नावल में हामिद ने फिक्शन के ज़रिए एक्सप्लेन किया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ जाने से पहले मैं आपको कैरेक्टर्स के बारे में तारुफ देता हूं जिसके ज़रिए आपको इस नावल को समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो सईद का है। ये नावल का प्रोटैगनिस्ट में से एक है और एक यंग मैन है जो कि अननेम्ड सिटी में रहता है और एडवर्टाइजिंग का काम करता है। उसे एक लड़की नादिया से मोहब्बत हो जाती है। वो रोमांटिक और थॉटफुल होने के साथ साथ फैमिली ओरिएंटेड भी होता है। अपने फादर की लॉस की वजह से माइग्रेशन करना उसके लिए एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि वो खुद को अलोन महसूस कर रहा होता है। आल्दो वो इनिशियली नादिया के इंडिपेंडेंस को एडमायर करता है, जैसे ही वो वेस्ट की तरफ मूव ऑन हो जाता है वहाँ उसकी लाइफ में एक जो है बैलेंस देखने को मिलता है जो कि उसके लिए न्यू और इंजॉयबल था। वो एक स्पिरिचुअल थिंकर होता है और जो है वो कंजर्वेटिव इंसान होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो नादिया का कैरेक्टर है। नादिया इस नावल की दूसरी प्रोटैगनिस्ट है। ये एक फ्री स्पिरिटेड और रिबेलियस मूवमेंट है, यानी बागी औरत है जो माइग्रेशन को न्यू लाइफ जर्नी के तौर पर कंसीडर करती है। नादिया एक ऐसी फैमिली से जुड़ी होती है जिसने इसको कभी नहीं समझा बल्कि इसकी फ्री नेचर की वजह से इसको क्रिटिसाइज़ किया। फर्दर मोर जब इसने घर को छोड़ा तो उसे एक अनमैरिड होने की वजह से सोसाइटी में जो है वो वायलेंस और कंसिस्टेंट थ्रेट का सामना करना पड़ा। नादिया ने अपने जो एक्सटीरियर यानी बाहर की जो सूरत हाल है उसको इस कदर टफ और कूल बना दिया था कि उसे अचीव करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। ऐसा इसने खुद को सेव करने के लिए किया था। वो अपने जो कंट्री के लोगों से ज़्यादा कॉन्टैक्ट या ज़्यादा बातचीत मेलजोल नहीं करती थी बल्कि अपनी जर्नी पर जिस जगह पर पहुंचती थी नए लोगों से कनेक्ट करती थी, उनसे कॉन्टैक्ट करती थी। और नादिया सही से पहली डेट पर इंस्पायर हो गई थी। आल्दो उसने कुछ रजिस्ट किया था लेकिन वो इससे इंस्पायर हो चुकी थी। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, थर्ड कैरेक्टर, वो सईद फादर हैं। सईद के फादर के कैरेक्टर को माइग्रेशन में होने वाली सेक्रीफाइस से सिंबलाइज किया गया है। उसने सईद को इस रेफ्यूजी लाइफ में सरवाइव करने के लिए चांस देने की गर्ज से पीछे अपने पुराने कंट्री यानी पुराने घर में रहने का फैसला किया क्योंकि सईद के फादर एक लविंग पर्सन थे और सईद की मदर की डेथ के बाद उसके फादर उसके रिलेटिव के साथ रहने लगे और ताकि वो सईद की मदर को हर वक्त याद कर सकें, यानी वो अपने बेसिकली एक पास्ट में रहने वाले एक नॉस्टैल्जिक पर्सन थे।
सईद ने माइग्रेशन की डिज़ायर को ख़त्म कर दिया क्योंकि वो अपने लिए किसी किस्म का फ्यूचर नहीं देखते थे। वो सईद के फादर ने यानी कि ना अपनी डिज़ायर को इसको ख़त्म कर दिया। वो वहीं रहने लगे थे जहाँ पे वो पहले रह रहे थे। आल्दो वहाँ पे थ्रेट था, लेकिन वो कहते थे कि मेरा अब क्या फ्यूचर है, मैं अब कहाँ जाऊँगा, बूढ़ा इंसान हूँ, इस तरह की बातें वो सोचते थे। अब हम इसकी प्लॉट और समरी देखते हैं। सईद और नादिया दोनों यंग हैं जो कि एक अननेम्ड शहर में रहते हैं। यहाँ सिविल वार यानी खाना जंगी हो रही है और दोनों की मुलाकात स्टडी के दौरान ही होती है। सईद नादिया को कॉफ़ी की ऑफ़र करता है, जैसे नादिया जो है वो कबूल कर लेती है। हाउएवर वहाँ पर जो है सोशल रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो दोनों ज़्यादा नहीं मिलते, और क्योंकि मैन और वुमन का मिलना बिना मैरिज के मिलना और दूसरों से मेल जोल रखना गलत समझा जाता है। तो सईद अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। वो कभी कभार नादिया के फ्लैट पर जाया करता। नादिया अपने फ्लैट पर अकेली रहा करती थी, लेकिन वो इसे मना करती थी कि वो एक औरत है और उसके लिए कोई स्कैंडल ना बन जाए तो वो ना आया करे। अदरवाइज वो एक दूसरे को फ्रिक्वेंटली मैसेजेस और टेक्स्ट वगैरह किया करते। फिर वहाँ के गवर्नमेंट ने जो है वो काउंटर टेररिज्म की वजह से तमाम नेटवर्क और वाईफाई कनेक्शन को ख़त्म कर दिया। इस तरह दोनों के दरमियान राब्ते का कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। सईद ने नादिया को बहुत तलाश किया, इवन के सारा दिन वेट करके वो उसके फ्लैट पर उसे मिलने भी आया और नादिया से मिलकर उसे कहा कि वो उसके पेरेंट्स के साथ शिफ्ट हो जाए क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं और कभी भी अटैक हो सकता है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है, टेररिस्ट अटैक का ख़तरा है। बट नादिया ने ये रिफ्यूज़ कर दिया कि वो नहीं है, मुनासिब नहीं लगता ना कि तुम्हारे घर जाके रहा जाए। तो फिर क्या हुआ कि जब सईद के मदर को एक गन फायर की वजह से किल कर दी गई सईद की मदर, तब नादिया और सईद उसके फादर के साथ यानी कि नादिया जो है वो सईद के फादर और सईद के साथ मूव कर गई और उनके घर जाके रहने लगी। ये बात दिन ब दिन वर्स होती जा रही थी। तब सईद और नादिया ने कुछ रूमर्स सुनी कि शहर के सराउंडिंग में ऐसे दरवाजे हैं जिनसे गुजर कर दुनिया के किसी कोने में भी जाया जा सकता है। क्योंकि ये मैजिकल डोर्स हैं, बट वो इन रूमर्स पर बिलीव नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। सिटी पर मुकम्मल तौर पर मिलिट्री कंट्रोल हो चुका था, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स और सर्विलियंस को शहरियों पर इम्पोज किया गया। इन्होंने रिलीजियस डोमिनेंट और रिलीजियस रूल को कम्प्लीटली होल्ड कर रखा था। कोई इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता था, यानी हालात बहुत ख़राब हुए थे। तब वो दोनों एक आदमी से मिले जिसने इन्हें यकीन दिलाया कि वो इन दोनों को सेफली इन मैजिकल डोर से बाहर निकाल देगा। शहर की तरह शहर के डोर्स पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। उसने उनसे पैसे ले लिए और उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जब वो दोबारा उससे मिले तो सईद के फादर ने कहा कि वो उन दोनों के साथ शहर से बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने नादिया से प्रॉमिस किया कि जब तक सईद मुकम्मल तौर पर सेटल न हो जाए वो हमेशा उनका साथ देगा। और वहाँ पे उन्होंने स्टे करने का, सईद के फादर ने स्टे करने का जो सोच लिया, क्योंकि वो एक नॉस्टैल्जिक पर्सन थे। वो सोचते थे कि मेरा शहर से बाहर क्या फ्यूचर है, मैं कहाँ जाऊँगा और मैं क्यों इनके साथ इन पे यानी किस तरह बर्डन रहूँगा। उन्होंने ये सोचा कि जितने दिन मैं इधर हूँ मैं यहीं पे स्टे करता हूँ, और सईद को इस चीज़ पे एग्री किया और सईद के साथ जो है वो नादिया के साथ चला गया और नादिया से फिर ये प्रॉमिस किया कि वो सईद का साथ कभी नहीं छोड़ेगी और मुकम्मल तौर पर जब तक सेटल हो जाती है वो दोनों तब तक वो साथ रहेंगे। नेक्स्ट डे दोनों ने अपनी थोड़ी बहुत ज़रूरी पैकिंग की और सिलेक्टेड पॉइंट पर उस जो मिस्टीरियस मैन से मिलने के लिए चले गए जिन्होंने इसे डोर से बाहर निकालना था, और उसने अपनी क्या क्या फिर डोर से बाहर इन्हें निकाल दिया और दूसरी जगह वो आइलैंड ऑफ माइकॉन्स पर पहुंच गए, जहां पर बहुत बड़ा रेफ्यूजी कैंप जो महाजरीन का कैंप पहले से लगा हुआ था, और वहां बहुत से महाजर मौजूद थे जो इस दहशतनाक जगह से बचकर आए थे। और दूसरे वेल्दी कंट्रीज को इस डोर के बारे में जब पता चला ना, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी कंट्री की तरफ आने वाले डोर्स और रास्तों को सिक्योरिटी गार्डेड कर दिया, यानी वहाँ पे फौजी बिठा दिए कि कोई भी वहाँ से गुजर ना सके और कोई भी रेफ्यूजीज उसके मुल्क में इंटर ना हो सके। आफ्टर फ्यू मंथ क्या हुआ कि नादिया एक लड़की से फ्रेंडशिप हो जाती है नादिया की, जिसने इसे प्रॉमिस किया कि वो आइलैंड ऑफ मैकॉन से निकलने में इनकी मदद करेगी। इसने अपना प्रॉमिस पूरा किया उस लड़की ने, और नादिया और सईद को एक न्यूली डिस्कवर्ड डोर से गुजार दिया। उस दरवाजे से गुजर कर वो लंदन के एक एम्प्टी मैंशंस यानी खाली महल में दाखिल हो गए और वहाँ एक रूम में इन्होंने रहना शुरू कर दिया। उनके साथ वहाँ और भी रेफ्यूजीज रहने के लिए आए थे। सईद और नादिया के दरमियान लव ख़त्म होने लगा और सबसे बुरे टफ और हार्ड सर्कमस्टांसेस की वजह से एक दूसरे से इरिटेट होने लगे, क्योंकि वो बहुत दिनों से वो दोनों जो थे वो स्ट्रेस थे, डिप्रेस थे। और कुछ लंदन के सिटीजन ने उन रेफ्यूजीज पर अटैक किया। जब कुछ वॉलंटियर्स उनके लिए फूड और मेडिसिन लाने की चले गए थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
नेबरहुड से ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। यानी ये उन पर अटैक भी हो रहा है उस दौरान, और इस तरह ये काम चल रहा है साथ साथ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने जो नेबरहुड से तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, अपने बॉर्डर जो है वो सील कर दिए कि और लोग भी ना आ सकें। तो उन्होंने आपस में नेशनल ऑरिजिन की बेस पर डिवीज़न कर लिया, यानी अपने अलग अलग ग्रुप बना लिए कि इन्होंने जो वहाँ पे माजरीन आए थे ना दूसरे डोर से गुजर के, उन लोगों ने, और जो सईद था वो अपने मुल्क से आने वाले महाजरों के घर के करीब रहना चाहता था। बट नादिया ऐसा नहीं चाहती थी, वो उनसे सेपरेट रहना चाहती थी, क्योंकि नादिया जो है उसकी अपनी कंट्रोवर्सी थी। इवेंचुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों को फोर्स करना शुरू कर दिया कि वो माइग्रेंट्स उनके घरों को खाली कर दें, क्योंकि ये उनकी प्रॉपर्टी है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं, जो न्यू लोग आ रहे हैं, वो उनके जो घर हैं, जो गवर्नमेंट के घर हैं, उनको खाली कर दें, क्योंकि वो उनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ना कि उनकी घरों में। हालात बहुत संगीन हो गए थे, हर तरफ लड़ाई झगड़े हो रहे थे। फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने माइग्रेंट्स के लिए लंदन में एक न्यू हेलो सिटी बनाने का फैसला किया, जहां हाउस बनाने का काम तेजी से शुरू हो गया। सईद और नादिया ने भी वर्क कैंप जाने का फैसला किया और घर बनाने में मदद की, और सोचा कि एक दिन वो दोनों अपना 40 मीटर्स का हाउस बनाएंगे। यानी एग्जिस्टेंशन और रोमांस के दरमियान नादिया ने ये डिसाइड किया कि उन्हें क्या मॉर्निंग मूव करना चाहिए, यानी कैलिफोर्निया जाना चाहिए। उन दोनों ने वहाँ एक हाउस बनाया, नादिया और सईद ने काम शुरू कर दिया। इवन वो दोनों अपने न्यू लाइफ्स में अच्छी तरह सेटल्ड हो गए और अपने तौर पर ख़ुद को चेंज महसूस किया। नादिया को ये रियलाइज हुआ कि वो एक बाइसेक्सुअल पर्सन है, और दूसरी तरफ सईद भी अपनी ब्लैक रिलीजियस कांग्रेगेशंस के प्रीचर की डॉटर की तरफ अट्रैक्ट हो गया। आल्दो वो एक दूसरे की कंपनी को भी इंजॉय करते थे और लवर से ज़्यादा अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। वन डे नादिया अपना सामान पैक करके वहाँ से चली गई, वो अपने काम करने की जगह पर मिलने वाले एक रूम में शिफ्ट हो गई और फिर अपने एक कोवर्कर के साथ डेटिंग करने लगी। उनकी सेपरेशन शुरू में थोड़ी डिफिकल्ट थी, मगर वो कभी कभार एक दूसरे से मिलते रहते थे। 50 ईयर्स लेटर वो दोबारा एक कॉफ़ी शॉप में मिले, एक कैफ़े में मिले। सईद ने उसके साथ चिल्ड्रन डेजर्ट में स्टार्स के बारे में बात की और नादिया को कहा कि उसे भी किसी दिन दिखाएगा। एट द एंड ये बताया गया कि वो दोनों अपने न्यू लाइफ में बहुत खुश थे, जो कि एक तरह से पीस को सिंबलाइज करता है। ये थी इस नावल की समरी। अब हम इसके एनालिसिस को देखते हैं, चैप्टर वाइज हम इसका एनालिसिस देखेंगे। इसका एनालिसिस देखें तो ये नावल एक लव स्टोरी के साथ साथ एक पॉलिटिकल फिक्शन है, और बेसिकली ये नावल 12 चैप्टर पर कंसिस्ट है, जिसमें माइग्रेशन और रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स के साथ साथ एक यंग कपल की लव स्टोरी को भी शेयर किया गया है। तो सबसे पहले हम पहला चैप्टर के एनालिसिस देखते हैं। तो पहले चैप्टर में जो है वो रीडर्स को दोनों प्रोटैगनिस्ट यानी नादिया और सईद के बारे में बताया गया है, और ये भी कि वो कैसे सिटी में रह रहे हैं, और रीडर्स को फोर्स किया जाता है कि वो ये अज्यूम कर लें कि वो दोनों किसी मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, परहैप्स पाकिस्तान, साउथ एशिया या मिडल ईस्ट में से कोई जगह है जो कि अननेम्ड है। हाउएवर हामिद ने इस सिटीज़ को लोगों के कॉमन एग्जम्पशंस को एक्सप्लेन किया है। इस चैप्टर में जो है सेंस ऑफ फॉरबिडिंग को बिल्डअप किया है कि लोग सिटी में जो सर्कमस्टांसेस होने वाली सिविल वार को इग्नोर कर रहे हैं। सब लोग ये प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि गन फायर जैसी कोई चीज़ है ही नहीं और इनका सिटी बिल्कुल सेफ है। सेकंड चैप्टर में नादिया के जो प्रैक्टिकल और कोल्ड नेचर को प्रेजेंट किया गया है, और फिर सईद की पर्सनैलिटी, उसकी रोमांटिक पर्सनैलिटी के साथ उसका कॉन्ट्रास्ट भी किया जाता है। नादिया के अपने पेरेंट्स के साथ होने वाले क्लैशेस से ये ज़ाहिर होता है कि नादिया शुरू से ही एक डिसअप्रूवल सर्कमस्टांसेस में बड़ी हुई है, और अपनी फैमिली से ब्रेकअप के बाद वो इंडिपेंडेंट रहती है। वो मोस्टली सईद की रोमांटिक फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करती है। फाइनली उसे यकीन हो जाता है कि सईद की फीलिंग उसके लिए सीरियस हैं। आल्दो सईद खुद भी एक रिलीजियस पर्सन है, लेकिन उसने कभी भी नादिया को अपनी फ्री नेचर को चेंज करने के लिए फोर्स नहीं किया। उनका रिलेशन उनके मुस्बत हालात के बावजूद ग्रो अप हो रहा है। वो जो हैं अक्सर मीटअप भी करते हैं और टेक्स्ट वगैरह भी करते हैं। थर्ड चैप्टर, इसमें इंटरनेट और सेल फोन्स के पावर को इस्टेब्लिश किया गया है। इस सोसाइटी में जहां बिफोर लव मैरिज लड़का लड़की का मिलना और बात करना गलत समझ जाता है, तो वहां पे उस पावर की वजह से इन दोनों में कनेक्शन होता है, और इस तरह टेलीफोन्स कम्युनिकेशंस के जरिए वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानने लगे थे। चैप्टर 4 में ये एक्सप्लोर किया गया कि किस तरह वायलेंस की वजह से लोगों के जो रिलेशंस हैं, एवरीडे टास्क हैं और प्राइवेट लाइफ है कैसे डिस्टर्ब होती है। नादिया अकेले होने की वजह से फूड शॉर्टेज के लिए परेशान थी, लोगों की सेविंग्स ख़त्म होने लगी थी, उनका फाइनेंशियल क्राइसिस था वो शुरू होने लग गया था। यहाँ नरेटर ने विंडो को वेज ऑफ वायलेंस को इलस्ट्रेट करने के लिए यूज़ किया है।
बिगिनिंग के चैप्टर्स में मैजिकल डोर्स को एक शोकेस की तरह प्रेजेंट किया है। पहले इन डोर से वीज़ा के बगैर कोई आ जा नहीं सकता था। इस चैप्टर में लोगों के साथ सिंपैथी को प्रेजेंट किया है और ये भी कि वो वहाँ के जो मैजिकल डोर्स पर मौजूद मिलिटेंट्स हैं इन डोर्स को इलीगली यूज़ करते हैं और डेंजर्स के के साथ साथ एक दूसरे के लिए डिज़ायर भी इंक्रीज होती जाती है इन दोनों के दरमियान। फिफ्थ चैप्टर में सर्विलेंस और इंक्रीज हो जाता है जो कि आम लोगों की प्राइवेसी को भी डैमेज करता है और ये यंग कपल शादी करने के बारे में सोचते हैं। मिलिटेंट्स ने ऐसे हालात बना दिए थे कि लोग बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो गए थे और अपनी जो प्राइवेसी यानी घरों में ही रहने लग गए थे। ये हालात से जो रीडर हैं ये इलस्ट्रेट करते हैं कि कांस्टेंट सर्विलेंस की वजह से लोगों की डिग्निटी को हर्ट किया जा रहा था। सईद ने अपने नेबरहुड में होने वाले हॉरिबल हमले से इनसिक्योरिटी को करीब से महसूस किया। इस हॉरर को ख़त्म करने के लिए खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो नादिया के पास चला गया और उसके साथ फिजिकल रिलेशंस को बिल्डअप किया, ऑल्दो वो सिर्फ सेफ्टी और शेल्टर को फाइंड कर रहे थे। इन 6 चैप्टर सईद और नादिया ने फर्स्ट टाइम एक दूसरे को इमोशंस पर डिसएग्रीमेंट जाहिर किया क्योंकि दोनों की जो माइग्रेशन को लेकर अलग सोच थी। वो मैजिकल डोर से गुजर कर रेफ्यूजी कैंप पे पहुंच चुके थे। नादिया इस सिचुएशंस को एज अ फन ले रही थी और एंजॉय कर रही थी, लेकिन सईद अपने फादर और पास्ट को भुला नहीं पा रहा था। वो इस कैंप को एक एंडिंग के तौर पर देख रहा था। किसी की किस्म की भी कोई भी फैसिलिटी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के ना होने की वजह से तमाम रेफ्यूजीज बहुत बुरी कंडीशन में थे। 7th चैप्टर में ये एक्सप्लोर किया गया है कि वो रेफ्यूजी कैंप से निकलकर लंदन के किसी हाउस में पहुंच चुके थे जहां उन दोनों के दरमियान आर्गुमेंट्स और फ्रस्ट्रेशन शुरू हो चुकी थी और ये सब उनकी एंग्जाइटी की वजह से हो रहा था। इस चैप्टर में दोनों के दरमियान क्लैशेस के जो स्टेम्स हैं, जो उनकी जड़ें हैं, वो शुरुआत उनकी हो चुकी थी। क्लैशेस उनके दरमियान बढ़ने लग गए थे। सईद अब ज़्यादातर कंजर्वेटिव हो रहा था और वो नहीं चाहता कि नादिया अपने आप को दूसरे स्ट्रेंजर के सामने एक्सपोज करे और नादिया भी सईद को लेकर प्रोटेक्टिव हो जाती थी और इस प्रोटेक्शन के म्यूचुअल डिज़ायर की वजह से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे थे। नादिया और सईद जो अपनी पूरी लाइफ में एक ट्रॉमा को फील करते हैं, ये उसी का रिफ्लेक्शन होता है। ये चैप्टर एक दफ़ा फिर से ह्यूमन नीड्स को एक्सप्लोर करता है कि किस तरह वो अपनी प्रायोरिटाइजेशन और ब्लॉगिंग को पोर्ट्रेट करते हैं। वो दोनों एक जगह पर रहते हुए भी हर चीज़ से एक दूसरे को डिसएग्री करते हैं और अब स्टोरी जब क्या है कि वो किसी फेरी टेल की बजाय एक हॉरिबल एंडिंग की तरफ बढ़ रही है। चैप्टर 8 में इस चैप्टर में ब्रिटिश गवर्नमेंट की फोर्स और पावर को दिखाया गया है और वो कैसे रेफ्यूजीज के साथ इमोरल बिहेव करते हैं और उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए फोर्स करते हैं। वो सिविलाइजेशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जैसे नादिया और सईद को जो ओल्ड सिटी में फेस करना पड़ा कि जिस तरह मिलिट्री ने आके पूरे शहर पे कब्जा कर लिया था और किस तरह के हालात फेस करना पड़े थे। तो यही चीज़ अब वो नादिया और सईद जो हैं वो अब फेस करने लगे हैं। इस गवर्नमेंट को अपनी सिटी में आने वाले मिलिटेंट्स के साथ कंपेयर करती है क्योंकि वो गवर्नमेंट ब्रिटिश लोगों के माइग्रेंट्स के हेल्प करने से रोकती है, जो कि ट्रूली इनह्यूमन एक्ट है। उसके बाद चैप्टर 9, इसमें लोगों के हार्डशिप और ओवर टाइम वर्क के बारे में बताया गया है कि लोग बहुत मेहनत करते हैं बट उनको उसकी अकॉर्डिंग जो है वो पेमेंट नहीं मिलती। सईद भी डबल शिफ्ट काम करता है और माइग्रेंट्स के टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं। इमिग्रेंट्स भी और कास्ट और नस्ल की बुनियाद पर जो डिवीजन हो गई थी उनमें भी कुछ लोगों को जो है सुपीरियर, कुछ को इन्फीरियर कंसीडर किया जाने लगा। लंदन की इस हालात की वजह से नादिया और सईद की जो रिलेशन है उसमें भी टर्निंग पॉइंट आ चुका था। उन्हें ये फील होने लगा था कि वो एक दूसरे के लिए अब केपेबल नहीं है और वो अलहदा होने के काबिल हैं। इन 10th चैप्टर क्या होता है कि अब वो लंदन से जो है मैरिन शिफ्ट हो चुके हैं, जिसका माहौल दूसरी जगहों से चेंज था। वहाँ उनको पीस नजर आता था और इस तरह एक जगह से सडनली दूसरी जगह मूव कर जाना रीडर्स को एक साइंस फिक्शन जैसी फीलिंग्स देता है। जहाँ उनको गवर्नमेंट पर ट्रस्ट था वो उनके नुकसान नहीं पहुँचाएगी। नादिया यहाँ सईद के करैक्टर को जो है मेलनकली के तौर पर प्रेजेंट करती है, मीन्स कि अब वो अपने पास्ट को भूला नहीं था और लंदन वाले घर में वो प्रेयर करता था। अब वो दोनों अलग हो चुके थे लेकिन वो दोनों इस डिसीजन पर एग्री थे। अब 11 और 12 चैप्टर अलग होने के 50 साल के बाद नादिया अपने पुरानी सिटी में आती है। वो इस कैफ़े में वो सही से मिलती है जहां वो पहली दफ़ा मिले थे। नादिया ये कहती है कि अगर वो दोनों शादी कर लेते तो हालात इससे चेंज होते थे। सईद इसको जो है वो चिलियन डिजर्ट के स्टार्स के बारे में बताता है। वो दोनों वापस अपनी ज़िंदगियों में चले जाते हैं। ये बात जो है जाने बिना कि न जाने फिर कब मुलाकात होगी।
एट द एंड इस नावल में जो है वो डिजास्टर, हलचल के बाद होने वाले सुकून और पीस को प्रेजेंट किया गया है। तो ये था इसका एनालिसिस। सबसे पहले हमने कैरेक्टर्स देखे, राइटर्स को देखा, कैरेक्टर्स देखे, समरी पढ़ी और चैप्टर वाइज एनालिसिस देखा। अब हम इसके थीम्स देखते हैं जो कि नॉवल के थ्रू द नॉवल यूज हुए हैं। सबसे पहला जो थीम है वो है माइग्रेशन। इस नावल में माइनर कैरेक्टर्स की माइग्रेशन से ये शोकेस किया गया है कि लोग जो हैं वो बेहतर पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड करने के लिए माइग्रेशन करते हैं, जिसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि नादिया सईद की लाइफ उनकी अपनी सिटी में इम्पॉसिबल हो चुकी थी, जहां फ्रीडम नहीं था और ना ही कोई प्राइवेसी और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ थी। इसलिए उन्होंने मैजिकल डोर्स के ज़रिए माइग्रेशन का फैसला किया ताकि उनको ये सब इसेंशियली किसी दूसरी जगह मिल सके। उनको ना सिर्फ इस सिटी से जाना पड़ा बल्कि रेफ्यूजी कैंप से भी फिर लंदन और फिर मॉरिन की तरफ मूव करना पड़ा। इस सब जर्नी की वजह से सिर्फ जो है मेंटल एंड फिजिकल सुकून हासिल करना था। इस नावल के कैरेक्टर नई नई पॉसिबिलिटीज़ को सर्च करने के लिए होल वर्ल्ड क्या है और लाइफ ऑल वर्ल्ड में माइग्रेशन में गुजार देते हैं, जिसका मतलब है सेफ्टी, सिक्योरिटी, गुड अपॉर्चुनिटीज़, स्पिरिट, पीसफुल को फाइंड करना। तो दूसरा जो थीम है वो है द डेंजर ऑफ नेशनलिज्म। एग्जिट में जो राइटर्स ने एक्चुअली इस क्वेश्चन को पॉइंट आउट किया है कि क्या नेशनैलिटी या बिलोंग टू कंट्री का किसी इंसान की ज़िंदगी या कैरेक्टर पर कोई इम्पैक्ट नज़र आता है। नादिया, जिसने अपनी बर्थ की जगह से कभी कोई अटैचमेंट नहीं रखी और हर जगह न्यू फ्रेंड्स बनाए और हर जगह न्यू फ्रेंड बनाने को प्रेफर किया। दूसरी तरफ सईद, जो कि टिपिकली होम ओरिएंटेड इंसान था, पूरे नावल में जैसे ही इस कैरेक्टर्स को लगता है कि अब पीस और सेफ्टी की जगह पर पहुंच गए हैं, वहीं पर वायलेंस शुरू हो जाता है। तो मतलब इसका क्या असर है कि क्या ये चीज़ें इंसान की ज़िंदगी पर इसका कोई इम्पैक्ट नज़र आता है नेशनैलिटी का या बिलोंग टू कंट्री का। तो ये चीज़ थीम जो है वो है मोरालिटी। इस नॉवल में अमाउंट ऑफ वायलेंस के बावजूद लेस मोरालिटी इस चीज़ को प्रेजेंट करती है कि डेथ एक नेचुरल इवेंट है और लाइफ की प्रीशियसनेस को एक्सप्लेन भी किया गया है। अर्ली चैप्टर्स में राइटर ने डेथ का जिक्र किया है जो कि वहाँ होने वाले वायलेंस की वजह से हुई थी। जैसा कि जब सईद ऊपर स्टार की तरफ देखता है तो उसे ह्यूमैनिटी से एक कनेक्शन फील होता है, क्योंकि ये स्टार उससे डेथ को रिमाइंड करवाते हैं। इस नावल में डेथ को नेचुरल और ट्रेजिक दोनों तरह से प्रेजेंट किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो है सर्विलियंस। थ्रू आउट द नावल जिस तरह गवर्नमेंट ने सर्विलियंस तशद्दुद के टोर्ड्स को यूज़ किया, वो गवर्नमेंट के पर्टिकुलर स्टाइल्स को रिफ्लेक्ट करती है। जैसा कि पहले मिलिटेंट्स ने जो है वो डिसओबीडियंस किया, फियर ऑफ डिसअपीयरेंस को मेंटेन करके लोगों की लाइफ्स को कंट्रोल किया। दूसरी तरफ लंदन में नादिया और सईद को जो है ड्रोन के जरिए थ्रेट किया जाता था और इन्हें वो जो प्लेस को लीव करने के लिए फोर्स भी किया जाता। अनलाइक जो है मैरिन में इन्होंने इस किस्म की सर्विलेंस का कोई खतरा नहीं था और एक सेंस ऑफ फ्रीडम वहाँ मौजूद थी। थीम्स वगैरह जो थ्रू आउट द नावल हमें नज़र आए, जो हमने थ्रू आउट द रीडिंग इनको कंसीडर किया, हमने थीम समरी देखी, हमने चैप्टर वाइज एनालिसिस देखा और राइटर्स के बारे में भी देखा और राइटर ने किस तरह रीडर्स के लिए एक सिंपैथेटिक एलिमेंट यूज़ किया। तो ये सब चीज़ें अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो इस नावल में एक इमोशनली जो पॉइंट हमें नज़र आता है, जो रीडर्स के लिए एक इमोशनल पॉइंट है, पोस्ट कॉलोनियल नैरेटिव के साथ किस तरह रिलेट करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इज द लिटरेचर बाय पीपल फ्रॉम फॉर्मली कॉलोनाइज्ड कंट्रीज। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में किसी भी कंट्री में होने वाले डी कॉलोनाइजेशन के दौरान होने वाले प्रॉब्लम्स और कॉन्सिक्वेंसेस को शेयर किया जाता है। पोस्ट कॉलोनियल मतलब आबादियाती, किसी नई जगह पर अपनी जो सिग्निफिकेंस बढ़ाकर वहाँ सेटल होने के बाद के हालात। अगर मोहसिन हामिद की पर्सनल लाइफ को कीनली ज़्यादा ले जाए तो हमें पता चलता है कि उनकी अपनी लाइफ में मुसलसल माइग्रेशन में ही गुजारी। इसलिए एग्जिट जो एक फिक्शन है, इसमें भी उनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी हमें नजर आता है। इसे पोस्ट कॉलोनियल नैरेटिव से इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इसमें मौजूद दोनों कैरेक्टर जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट आइडेंटिटी के थे, उनकी जो सेम मिसाइल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। नादिया और सईद दोनों सेम सिटी और सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं, बट दोनों की नेचर डिफरेंट है। सईद एक ओबीडियंट जबकि नादिया किसी हद तक रिबिलियस पर्सन है। एग्जिट वर्स्ट अगर पोस्ट कॉलोनियल के तौर पर जाना जाए तो इससे पहले इसमें मोबिलिटी, माइग्रेशन और मोशन को ऑब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है।
इस नॉवल में ये शो किया गया कि कैसे न्यू मोबिलिटीज़ पैराडिगम पर ज़्यादा अटेंशन देकर माइग्रेशन को प्रेजेंट किया जा सकता है, और ये भी बताया गया कि किसी दूसरी जगह पर जाकर इफ़ेक्टिव और प्रॉपर अपनी साहत यानी स्ट्रक्चर्स और सिग्निफिकेंस को कायम करना कितना मुश्किल होता है, और ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म होता है, जैसे पेशेंस और होप से कंप्लीट किया जा सकता है। एग्जिट वेस्ट एक कंटेम्प्रेरी फिक्शन है जो कि मोबिलिटीज़ और माइग्रेंट्स के अराउंड नज़र आने वाली शेप्स और कल्चरल इमेजरी को इंटरेक्ट करती है। माइग्रेशन की फियर और टेंशन को होप और सेटिस्फेक्शन के जरिए रिप्लेस किया जा सकता है। एग्जिट वेस्ट में जो है दो सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कोई अननेम्ड सिटी है जहाँ कुछ मिलिटेंट्स ने फोर्सली अपनी रिलीजियस लॉज को इम्पोज किया है, और दूसरा पार्ट वेस्टर्न मुल्क लंदन जहाँ की गवर्नमेंट ने रेफ्यूजीज और माइग्रेंट्स को जो है वो स्पेसिफिक राइट देने से रिफ्यूज़ कर दिया था। तो ये इसका इस तरह ये नहीं कि ना पोस्ट कॉलोनियल के साथ रिलेटेड था। अब जो एग्जिट वेस्ट है नॉवल बिल्ड ऑन लव इमोशन एंड डीप सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया फॉर द पास्ट। इस चीज़ को अगर हम एग्जिट वेस्ट के साथ रिलेट किया जाए, लाइक इसमें किस तरह के इमोशंस हैं और उनमें किस सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया किस तरह है और लव किस तरह ऐड किया गया, तो इस चीज़ को अगर हम इस पॉइंट को अगर देखें तो एग्जिट वेस्ट में मौजूद माइग्रेंट को एक दूसरे से कनेक्टेड रहना पड़ता है, और इस वजह से वो सब एक दूसरे के कल्चर्स नॉर्म्स को भी शेयर करते हैं, इवन कि वो मैकोनोस में हो या फिर लंदन के किसी मैनिसन में, और फाइनली मैरिन में जहां तमाम वर्ल्ड के लोग जो हैं वो रेफ्यूजी बनकर आए थे। इन कम्युनिटीज़ में वो सेंस ऑफ यूनिटी को इस्टेब्लिश करना मुश्किल था, मगर इस वक्त एक नेसेसरी टास्क था। इस नावल को जो है वो प्रोटोनिस्ट नादिया और सईद ने भी माइग्रेंट्स की हेल्प की और इनके साथ कनेक्टेड भी रहे। वो अपने जो है वो रोमांटिक बॉन्ड को तमाम ट्रैवलर के दौरान जो है नरिश करने की कोशिश करते रहे। जब वो मैकॉन्स के जो रेफ्यूजीज कैंप में पहुंचे तो उन्हें अपने मुल्क के माइग्रेंट्स का ग्रुप तलाश करने में मसला नहीं हुआ, वो बहुत इजीली उनके साथ इमोशनली जुड़ गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस कैंप में नेशनलिटी के अकॉर्डिंग मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ और ग्रुप्स बनने लगे और वायलेंस शुरू होने लगा। फिर इन दोनों को आगे लंदन में जाकर अपने मुल्क के लोगों से रिकनेक्ट होने में भी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि उसमें मेंशन में जो नेग्रेंस के अलावा दूसरे मुल्क के लोग भी शामिल थे। जैसे जैसे वो दोनों अपने होम टाउन से दूर होते गए, ऐसे ही उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस बढ़ते गए, क्योंकि उनके लव और इमोशन की जगह एंग्जाइटी और स्ट्रेस ने ले ली। वक्त गुजरने के साथ साथ वो एक दूसरे से इरिटेट होने लगे, जिसका मतलब ये था कि उनके दरमियान फीलिंग ऑफ लव खत्म हो चुकी थी, उनके दरमियान वो इमोशन भी कम हो गए थे। फिर वो एक दूसरे के बगैर एक मंथ एक ईयर और फिर लाइफ टाइम रहने का फैसला किया। मीन्स ये नावल इनिशियली लव और इमोशनली बॉन्ड पर बेस्ड था, बट जैसे जैसे उनकी लाइफ में माइग्रेशन की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आने लगी तो उनके दरमियान फासले भी ज़्यादा होने लगे। अब अगर नावल प्रेजेंट डीप सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया फॉर द पास्ट, तो इस चीज़ को अगर हम देखा जाए तो नॉस्टैल्जिया इट इज़ अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग और अफेक्शन फॉर अ पीरियड इन द पास्ट। लाइक पास्ट की कोई भी चीज़ को याद करना ये एक तरह का क्या होता है कि अफेक्शन होता है और पीरियड होता है पास्ट में, और इस चीज़ को रिमेंबर किया जाता है। तो एग्जिट वेस्ट में हम अपने पास्ट के साथ लॉगिंग और अफेक्शन के साथ साथ अटैचमेंट को भी प्रेजेंट किया गया है, जो कि एक नॉर्मल पर्सन के अंदर हमेशा होती है। इस सेंस के जरिए इंसान अपने पास्ट को कभी भूल नहीं सकता, बल्कि हमेशा उसके साथ एक डिफरेंट अटैचमेंट होती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। जैसे कि सईद के कैरेक्टर के जरिए नरेटर ने हमें ये बताया कि वो फैमिली जो सेंटर्ड इंसान था, और इंसान ये होने के साथ साथ वो अपने होम टाउन से ही उसकी जो अटैचमेंट थी वो कभी नहीं ख़त्म हो सकती थी। इसलिए वो माइग्रेशन के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि उसके माइंड में नॉस्टैल्जिया की डीप सेंस मौजूद थी। अनलेस कि वो मुख्तलिफ लोगों से मिलता रहता था और उनकी कम्युनिटीज़ में सेटल भी हो गया था, लेकिन उसके बावजूद वो इस अटैचमेंट को ख़त्म नहीं कर सकता था। जबकि नादिया के किरदार में ये एलिमेंट नहीं है, वो एक फ्री माइंड और लिबरल औरत थी। इन द बिगिनिंग सईद जो है उसकी फैमिली वहाँ इम्पोज होने वाले मिलिटेंट फोर्स को डिनाई करते रहे, क्योंकि वो प्रिटेंड करते थे कि सब ठीक है, बिकॉज उसमें सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया मौजूद थी। इस तरह लास्ट पर सईद का अपना ओल्ड होम टाउन जो है उसमें मौजूद होना उस बात को एक्सप्रेस करता है कि ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा माइग्रेशन में गुजारने के बावजूद वो अपने मुल्क अपने घर के बगैर नहीं रह सका था, और सईद के बाप का भी उनको छोड़ के रहना, वहाँ पे अपने होम टाउन में रहना कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है। बेसिकली वो भी नॉस्टैल्जिया में रहने वाला पर्सन था, जो अपनी बीवी की यादों में रहना चाहता था और उनके साथ गुजारे हुए लम्हात को याद करना चाहता था, इसलिए उसने कहीं जाने पे भी इनकार कर दिया था। तो बेसिकली इस नावल में मोहसिन हामिद ने अपनी लाइफ को भी रिफ्लेक्ट किया है, क्योंकि वो भी अपनी होल सफ़र अपनी लाइफ की जर्नी में जो है वो सफ़र करता रहा है, बट वो अपने होम टाउन से हमेशा कनेक्टेड रहा है।
मीन्स राइटर के अंदर खुद भी कहीं ना कहीं डीप सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया मौजूद है। हमारा नावल था जिसमें हमने 3-4 एलिमेंट्स को देखा। सबसे पहले हमने इसकी समरी, राइटर के बारे में जाना, फिर समरी, फिर दी करेक्टर, फिर इसके एनालिसिस देखा, फिर हमने इसके थीम्स देखे और सबसे इम्पोर्टेंट एंड में हमने इसका इमोशनल फैक्ट विद इन नावल देखा और नॉस्टैल्जिया फैक्ट देखा और हमने इसको पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के साथ रिलेट किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर, कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।